मूविंग फर्दर विद चैप्टर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चैप्टर 1 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है अबाउट कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। दिस चैप्टर इज फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन 9। सबसे पहले आता है सेक्शन 3, जो कि बात करता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन किसका? प्रपोजल का। इट सेज दैट कम्युनिकेशन प्रपोजल का, एक्सेप्टेंस प्रपोजल का एंड रिवोकेशन किसका? प्रपोजल का एंड एक्सेप्टेंस का रिस्पेक्टिवली माना जाएगा, दैट इज डीम टू बी मेड। कैसे किया जाएगा? या तो किसी एक्ट के थ्रू या फिर किसी ओमिशन के थ्रू। किसके द्वारा किया जा रहा है? ऐसा पार्टी जो कि प्रपोज करी है या फिर जो एक्सेप्ट करी है या फिर जो रिवोक करना चाह रही है। फर्दर कैसे? बाय विच, ऐसा कोई भी एक्ट या फिर ऐसा कोई सा भी ओमिशन जिसके थ्रू बाय विच ही इंटेंट्स टू कम्युनिकेट, कि भाई क्या हो रहा है कि इंटेंशन दिख रहा है कि वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या फिर हैज इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। दिस इज व्हाट सेक्शन 3 सेज। फर्दर सेक्शन 4 ये बात करता है कि कब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले ये बात करता है प्रपोजल के, कि प्रपोजल के केस में कब माना जाएगा कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। it says that when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, that is जिस भी व्यक्ति को ऐसा प्रपोजल किया जा रहा है, जैसे ही ये जो प्रपोजल है उनके नोटिस में, उनकी नॉलेज में आ जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि कम्युनिकेशन जो है पर्टिकुलर प्रपोजल का वो कंप्लीट हो गया है। फर्दर सेकंड बात करता है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का, कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जो है वो कब कंप्लीट माना जाएगा। तो इसके दो केसेस हैं। पहला केस बात करता है अगेंस्ट द प्रपोजर, दैट इज ऐसा व्यक्ति जिसने प्रपोजल किया। ऑन दी अदर हैंड दूसरे में ये बात कर रहा है अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ऐसा व्यक्ति जो कि खुद एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो फर्स्ट ये बात करता है अगेंस्ट द प्रपोजर, तो प्रपोजर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही वो क्या कर देंगे, वो कोर्स ऑन ट्रांसमिशन में इसको डाल देंगे, दैट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। उससे क्या होगा? इट विल बी आउट ऑफ हिज ओन पावर, एक्सेप्टर की पावर से ये बाहर हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? जैसे ही प्रपोजर की नोटिस में या फिर उनकी नॉलेज में ऐसा एक्सेप्टेंस आ जाएगा। लास्टली ये बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। ये भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहला अगेंस्ट द पर्सन जो कि रिवोक कर रहा है, एंड सेकेंडली बात करता है अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो पहले वाले में दैट इज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जब माना जाएगा कम्युनिकेशन जो है रिवोकेशन का कंप्लीट हो गया, जैसे ही वो क्या करेंगे, जैसे ही वो पुट कर देंगे इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, सो एज टू बी आउट ऑफ हिज ओन पावर, उनकी खुद की पावर के वो बाहर हो जाएगा, उनके खुद की कंट्रोल के वो बाहर हो जाएगा। फर्दर अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जैसे ही उनकी नॉलेज में ये आ जाएगा, तभी माना जाएगा कि जो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 5 बात करता है रिवोकेशन की, कि कैसे रिवोक किया जाएगा प्रपोजल को एंड एक्सेप्टेंस को। ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। पहले क्या कहते हैं? सबसे पहले पार्ट कहता है दैट इज अ प्रपोजल मे बी रिवोक, जो प्रपोजल है उसको रिवोक किया जा सकता है किसी भी समय पे, बिफोर बिफोर ऐसा जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो अगेंस्ट द प्रपोजल कंप्लीट हो, बट उसके बाद में नहीं। दैट इज प्रपोजर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जब कंप्लीट हो रहा था, जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया जा रहा था, तो उससे पहले पहले आप क्या कर सकते हो, अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड इट सेज दैट कि अगर आपको एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है तो एक्सेप्टेंस रिवोक करी जा सकती है किसी भी टाइम पे बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ ऐसा एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, दैट इज अगेंस्ट द एक्सेप्टर एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स, कि जैसे ही उनकी नॉलेज में आए उससे पहले पहले आप क्या कर सकते हो, उससे पहले पहले आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स। दिस इज व्हाट सेक्शन 5 सेज। देन कम सेक्शन 6, जो कि बात करता है कि जो आप रिवोकेशन की बात कर रहे हैं, रिवोकेशन कैसे होगा, दैट इज रिवोकेशन हाउ मेड।
तो ये क्या करता है, अपन को मोड्स प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहला कहता है कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, दैट इज नोटिस देके, नोटिस के द्वारा कम्युनिकेट करके आप क्या कर सकते हैं, आप रिवोकेशन कर सकते हैं। सेकेंडली इट टॉक्स अबाउट लैप्स ऑफ टाइम, कि वो टाइम जो कि आपने प्रपोजल में लिखा था एक्सेप्टेंस देने का, कि आपके पास इतना समय है, 2 महीने का समय है, 2 महीने के समय में आप हमें बता दीजिएगा कि आपको एक्सेप्ट करना है हमारा ऑफर या फिर एक्सेप्ट नहीं करना। प्लस फर्दर इट सेज कि अगर कोई केस ऐसा है जहाँ पे टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है, तो उस केस में रीजनेबल टाइम देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने फटाके मंगाए, अब हमने टाइम मेंशन नहीं किया कि हमें वो फटाके कब चाहिए, बट हमें पता है कि इसी महीने के अंदर दिवाली आने वाली है। तो इधर क्या हो जाएगा, रीजनेबल टाइम जब कैलकुलेट किया जाएगा तो वो सर्कमस्टांसिस को देख के कि अगर फटाके मंगाए हैं तो वो दिवाली के लिए ही मंगाए होंगे, तो यहाँ पे सर्कमस्टांसिस देख के जो टाइम है उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। फर्दर थर्ड वे इज फेलियर, क्या हो जाता है, फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल आ कंडीशन, कि कोई भी कंडीशन प्रेसिडेंट थी जो कि आपको एक्सेप्टेंस देने से पहले फुलफिल करनी थी, अगर वो फुलफिल नहीं करते हो दैट इज फेलियर हो जाता है। लास्टली इट टॉक्स अबाउट या तो डेथ या फिर इंसैनिटी, किसकी हो गई है, प्रपोजर की, कि जिसने प्रपोजल किया था उसी व्यक्ति की या तो डेथ हो जाती है या फिर वो इंसेन हो जाते हैं। कंडीशन क्या है, कि एक्सेप्टेंस देने से पहले ही एक्सेप्टर की नॉलेज में ये आ जाना चाहिए। तो इसके अंदर कितने मोड्स हुए, सबसे पहले हुआ नोटिस, नोटिस के बाद हुआ कि लैप्स ऑफ टाइम, उसके बाद हुआ कंडीशन प्रेसिडेंट, उसके बाद हुआ दैट इज या तो डेथ है या फिर इंसेनिटी हो जा रही है प्रपोजर की, एंड ये चीज एक्सेप्टर की नॉलेज में भी आ गई है बिफोर एक्सेप्टेंस। दिस इज व्हाट सेक्शन 6 सेज। फर्दर नाउ कम सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, की एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए। इट सेज दैट एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, दैट इज कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कंडीशंस। सेकंड सेकंड इट सेज दैट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, कि अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो वो यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए, अनलेस अनलेस प्रपोजर ने स्पेसिफाई कर दिया था, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया था कि जो एक्सेप्टेंस है वो इस तरीके से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रपोजर ने लिख दिया कि सर अगर आपको एक्सेप्टेंस देनी है तो आप मुझे ईमेल के थ्रू दीजिए, तो इधर क्या हो गया, इधर यहाँ पर प्रपोजर ने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि ये मैनर होगा एक्सेप्टेंस देने का। अगर आप इस पर्टिकुलर मैनर में जो कि स्पेसिफाई कर रखा है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं देते हो, तो रीजनेबल टाइम के अंदर प्रपोजर क्या कर सकते हैं, प्रपोजर कह सकते हैं, दैट इज प्रपोजर में विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम इंसिस्ट कर सकते हैं दैट हिज प्रपोजल शाय बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, कि जो मैनर हमने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल ईमेल के थ्रू बोला था, तो आप उसी वे में हमको एक्सेप्टेंस दीजिए। बट फर्दर इट सेज कि अगर ऐसा प्रपोजल कहने में मेंशन करने में फेल हो जाते हैं तो डी माना जाएगा, दैट इज ही एक्सेप्ट्स द एक्सेप्टेंस, कि उन्होंने आपकी एक्सेप्टेंस जो है जो आपको ईमेल के थ्रू करनी थी बट आपने फोन कॉल के थ्रू की, ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली एज पर सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फर्दर सेक्शन 8 किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 8 कहता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, कि या तो आपने कंडीशन परफॉर्म कर दी, कि हमने बोला था कि आप एडवांस दे दीजिएगा और आपने एडवांस दे दिया, क्या कर दिया, या तो आपने कंडीशन परफॉर्म कर दी या फिर कंसिडरेशन रिसीव हो गया। इट सेज दैट परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन, की क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया गया कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल, ऐसा माना जाएगा क्या, कि ये है एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। लास्टली सेक्शन 9 जो बात करता है कि जो प्रोमिसेस है, प्रोमिसेस हम पढ़ के आए थे इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बी में, दैट इज प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। इट सेज दैट प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, वर्ड्स में हो सकता है, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, और जब वर्ड्स में होगा तब कहा जाएगा कि इट इज एक्सप्रेस्ड। ऑन दी अदर हैंड अगर इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, दैट इज वर्ड्स में नहीं है, तब माना जाएगा द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाई, कि प्रॉमिस जो है वो कैसी है, प्रॉमिस इम्प्लाइड है।
That's it for this video. Further, we'll continue in next video. Thank you.